नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और दशाफल 91। तो आप लोग जो वहां 400 तक पहुंच गए होंगे फलित ज्योतिष में, तो आपको यहां भी 1 से लेकर के 91 तक पहुंचना है। साथ में अब गोचर फल जो मैंने बताया हुआ है वहां भी ध्यान दीजिए और अन्य लेसन को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत जल्दी हम आप लोगों को विशेष वो चीज आप लोगों को बताएंगे जिसे शोध का विषय कहते हैं, और सबसे ज्यादा शोध की जरूरत हमारे ज्योतिष में है। लेकिन क्या अभी तक हुआ, और यदि हुआ तो वो कितना सार्थक हुआ, या फिर अपने अपने अखाड़े में हम कूदते रह गए। चलिए इस पर भी बात होगी। और आज बात हो रही है राहु की महादशा में शनि के अंतरदशा का फल। आप सोचे होंगे खाली डब्बा बना हुआ है, लग्न लिखा हुआ है, तो जरूरत इतने की है इसमें, बाकी जब हम बोलेंगे तो आपको समझाते रहेंगे। जब हम किसी भी महादशा में अंतरदशा की बात करते हैं तो कहते हैं कि जातक की प्रकृति महादशा के अनुरूप हो जाती है, और साथ में वो महादशानाथ जिस स्थान का विशेष अधिकार रखता है। अब विशेष अधिकार, अगर महादशानाथ पंचम में बैठा है और पंचम में यदि मेष राशि है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 5वें के साथ साथ द्वादश स्थान का भी प्रभाव देगा। कौन? राहु अपनी अंतरदशा में। ये हमने राहु केतु के पाठ में बताया हुआ है कि राहु जहां स्थित होता है वो उसके स्वामियों के दोनों राशि जहां स्थित होते हैं उन दोनों भावों का फल करते हैं। तो इसका भी प्रभाव महादशानाथ के ऊपर होगा। अब आ जाते हैं अंतरदशानाथ शनि। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि साधारण फल को समझने के लिए शनि कहाँ स्थित है इसको ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि शनि नैसर्गिक रूप से किस प्रकार के परिणाम देते हैं, किस प्रकार के ग्रह कहे गए हैं। दूसरा, काल पुरुष में कहां कहां का स्वामित्व इसको प्राप्त है। और तीसरा कि ये किन किन स्थानों का स्थिर कारक भी है, फिक्स सिग्निफिकेटर भी है। तो आप जानते हैं कि फिक्स सिग्निफिकेटर ये यहां का और यहां का हो जाता है, अर्थात 8वें और 12वें स्थान का। अब इन दोनों स्थान का तो ये फिक्स सिग्निफिकेटर हो गया, और काल पुरुष के पत्रिका में इस दोनों स्थान का भी स्वामी होता है, अर्थात दशम और एकादश का ये भी हम लोग जान गए। अब किसी भी पत्रिका में ये जानना जरूरी होगा कि यदि ये वृष लग्न की पत्रिका है तो हम कह देते हैं कि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी है। मेष लग्न की पत्रिका है तो कह देते हैं कि धन और लाभ दोनों के स्वामी हैं। कन्या लग्न की पत्रिका है, आप लोग समझिएगा बात, 5वें और 6ठे दोनों का स्वामित्व रखते हैं। अर्थात जिस स्थान का स्वामित्व रखते हैं उसमें भी जो मूल त्रिकोण राशि है उसका विशेष प्रभाव रखते हैं। तो इसीलिए कन्या लग्न में यदि शनि 6ठे का स्वामित्व रखता है तो शनि की अंतरदशाओं में यदि संघर्ष होने लगे तो अतिशयोक्ति नहीं है। हम जानते हैं कि ये योगकारी स्थान है, लेकिन स्वामित्व तो इसका भी प्राप्त है। और ऐसे स्थिति में बहुत लोग ये कह देते हैं कि शनि यदि यहां बैठा है तो ये विपरीत राज्य हो गया, ये भी और गलत बात है। तो इसीलिए शनि के स्थिति को बाद में समझते हुए पहले शनि को समझना जरूरी है।
अब आ जाते हैं दूसरी बात कि ये दोनों के दोनों मेलिफिक प्लैनेट हैं। इसमें से न राहु को शुभ ग्रह कहा गया है और ना ही शनि को शुभ ग्रह कहा गया है। अगर कोई शुभ ग्रह होता और वो अशुभ स्थान या दुख स्थान में भी होता, या अशुभ स्थान का या दुख स्थान का भी स्वामित्व रखता, तो उसकी दशाओं में कुछ न कुछ राहत आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने तुला लग्न में गुरु को योगकारी बताया, बहुत सारे प्रश्न आए कि ऐसा क्यों बताया, तो आप वहां जाकर के देखेंगे। तो हमने कहा कि शुभ ग्रह है तो नैसर्गिक शुभता को वो नहीं छोड़ेगा, ये समझिए। इसीलिए दो अशुभ ग्रहों की यदि बात हो तो हमेशा से ये समझिएगा कि ये दोनों अपनी अशुभता को तो नहीं छोड़ेंगे। स्वामित्व और स्थिति के अनुसार संभव है कि वो शुभ फल प्रदान करें। दोनों बात को समझिएगा, स्वामित्व और स्थिति के अनुसार। अगर भाग्य स्थान का स्वामित्व है, फिर से हम आप लोगों को बताएंगे कि यहां 10 नंबर की राशि है और भाग्य स्थान का स्वामित्व है और यहां आ गया, तो अब क्या हो गया? स्वामित्व तो बहुत अच्छे स्थानों का था, लेकिन स्थिति क्या हो गई? 8वें नाश स्थान कहते हैं इसको, यहां चला गया। तो ऐसे स्थिति में हम फल क्या कहेंगे? अच्छा रिजल्ट नहीं बोलेंगे, हमेशा से यहां परिणाम आपको गलत प्राप्त होगा। तो इसीलिए हम लोगों को देखने की जरूरत किसी भी पत्रिका में क्या पढ़ना चाहिए? स्वामित्व और स्थिति। यदि ये दोनों ठीक है तब आप इसकी अंतर्दशा को अच्छा कह सकते हैं, और यदि ये दोनों खराब है तब आप इसकी अंतर्दशा को अच्छा कह ही नहीं सकते। फिर आपको शनि के ही रूप में आपको फल भी प्राप्त होगा। अड़चन होगी, बीमारी होगी, काम का नहीं बनना, खूब प्रयास करते रहिए, खूब परिश्रम करते रहिए, उसका फल नहीं प्राप्त होना, ये सब बात होगा। कई लोगों का कहना होता है कि सर बताते हैं कि जहां दृष्टि देता है फल उसका भी करता है, तो शनि के दृष्टि में तो शुभ तो होता नहीं है, तब फिर वो क्यों फल करेगा? तो हम हमेशा अपने क्लास में भी पढ़ाते हैं, आप लोगों के भी पास चर्चा करते रहते हैं कि भाव फल और भाव बल, ये दोनों अलग चीज है। समयाभाव में बहुत कुछ आप लोगों के सामने नहीं ले आ पाता हूं। कोशिश में लगा हुआ हूं कि हमारे विषयों को आप लोग अधिक से अधिक समझें। तो भाव बल और भाव फल दोनों अलग है। तो यदि कोई भाव बलवान है और वो यदि किसी अन्य अशुभ ग्रहों से भी एक्टिव हो रहा है, तो फल तो उस भाव का मिलेगा ना। अच्छा, चूंकि हम कहते हैं कि ज्योतिष को तत्व से समझना है, हमारी मजबूरी होती है कि हम YouTube के क्लास में यहां जो आप लोगों को पढ़ाते हैं वहां ऐसा घुमावदार बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे क्लास में ओपन टाइम होता है, जितनी मर्जी एक ही बात पर हम समय दे सकें। यहाँ लेकिन हमको 10 मिनट में आपको समझा देना है कि राहु में शनि के फल को कैसे समझें, और बीच में यदि कोई जरूरत होती है तो बड़ा हल्का रोशनी डाल पाते हैं। तो भाव बल और भाव फल ये दोनों विपरीत है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। तो कैसे सपोर्ट नहीं करता? दृष्टि में सपोर्ट नहीं करता। दृष्टि मतलब वो ग्रहों की दृष्टि की बात नहीं करें। जब आप देखने जाएंगे तो
तो आपको क्या होगा, ये दोनों मिलके आपको भ्रम दे देगा। और ज्योतिषियों को आजकल शांति से तो पढ़ने का समय ही नहीं है, तो ये भ्रम किस तरह से दे देगा कि हम भाव, भावेश और कारक, इसी से तो रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो हम कहते हैं नहीं, इससे रिजल्ट प्राप्त नहीं करेंगे। तब इससे बल प्राप्त करेंगे कि भाव कितना बलवान है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से भ्रम आता है कि हम भाव, भावेश और कारक बताते जरूर हैं। प्रारंभ में आप लोगों के पास भी इस प्रकार के पाठ आए हुए हैं कि भाव, भावेश, कारक समझना जरूरी है। लेकिन अब हमको लगता है कि इतना पाठ पढ़ लिया है कि यदि अब हम कुछ आप लोगों को ऊपर लेके जा सकें तो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद, और हमारे लिए तो है ही, हमारा तो जुनून है। तो अब भाव, भावेश और कारक से हमको भाव का बल पता चलता है, यही आप लोगों को समझना है। और फल तो जब दशा आएगा और जो उस भाव को प्रभावित कर रहा होगा वही फल करेगा। लेकिन फल कैसे करेगा? बलानुसार करेगा। किसके बलानुसार करेगा? वो अपने बलानुसार तो करेगा ही, लेकिन साथ में इस भाव के बल को भी भूलना जरूरी नहीं होगा। मान लीजिए संतान होना ही नहीं है, हम ये निर्णय ले चुके हैं, या पत्रिका ऐसा बता रहा है, अब 5वां एक्टिव हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? संतान नहीं होगा। और संतान होना तय है, तो उसको कोई भी ग्रह एक्टिव करेगा तो फिर संतान की प्राप्ति होगी। तो ये संक्षेप में चर्चा करने का प्रयास किए। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस विषय को समझने का, और जो लगातार पढ़ रहे हैं उनके तो समझ में आ ही जाएगा, नहीं तो लगातार क्लास में उपस्थित होने का प्रयास कीजिएगा। अब जो इसके अगले क्लास में ना दशाओं को पढ़ने का और तरीका बता देंगे। तो अब समझ लीजिए, ये आज लग्न से समझ लीजिए। ये महादशानाथ कहाँ है हमको पता नहीं है, लेकिन अंतरदशानाथ शनि यदि इस स्थिति में है तो ये लग्न को अर्थात जातक को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, और संभव है कि जातक को बुरे परिणाम प्राप्त हो, 6ठे, 8वें और 12वें के परिणाम प्राप्त हो। तो 6ठे, 8वें, 12वें के परिणाम क्या होते हैं? तो यहां से रोग, ऋण, शत्रु प्राप्त हो सकता है, साधारण भाषा में ही समझ लेते हैं। यहां से चोट, चपेट, दुर्घटना आदि प्राप्त हो सकता है, और यहां से अपव्यय हो सकता है। अपव्यय मतलब ऐसा व्यय जो करना जरूरी नहीं था, फिर भी हम खर्च कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि लग्न से अंतरदशानाथ, हमेशा इस बात को पहले पढ़ लीजिएगा, लग्न से अंतरदशानाथ की स्थिति, ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना। आप समझ सकते हैं कि 90 पाठ पीछे देने के बाद हम इस तरह की चर्चा प्रारंभ किया है। क्यों? पहले आप ABCD सीख लीजिए, खूब आराम से उसको अभ्यास कर लीजिए। जैसे जैसे आपके समझने का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप लोगों के लिए विशेष पाठ आता रहेगा। तो लग्न से अंतरदशानाथ की स्थिति, यदि वो अच्छे स्थिति में नहीं है तो रिजल्ट अच्छा नहीं कहेंगे, और यदि लग्न से दशानाथ की स्थिति यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो फिर हम अच्छा कहेंगे। क्योंकि ये लग्न से चतुर्थ हो गया, लग्न से पंचम हो गया, लग्न से सप्तम, लग्न से नवम, दसम और एकादश, अर्थात
केंद्र त्रिकोण और लाभ स्थान में हो, तब ये अंतर्दशानाथ अच्छा फल कर सकता है। कौन? शनि। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। बहुत लोग शनि को नवम में देखते ही अब हम यहां से हटा देते हैं, कहते हैं कि बड़ा नुकसान हो जाएगा, भाग्य की हानि कर रहा है, ये शनि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा होता नहीं है। कब कब होता है ये भी जानने की जरूरत है। किस स्थान के रिजल्ट में बहुत ज्यादा परेशानी कब होगी? जब 11 नंबर ऐसे स्थिति में होगा। अब आप समझ सकते हैं लग्न कौन सा होगा। तो इसके अलावा शनि यदि इस स्थान में है तो हमको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बैठ करके नवम का ही फल करेगा। तो विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत है। हम यही कहेंगे कि हमेशा अंतर्दशानाथ को लग्न से उसकी स्थिति जाननी जरूरी है। अभी महादशानाथ को आप भूल जाइए, अंतर्दशानाथ को याद रखिएगा कि लग्न से उसकी स्थिति कहां है। अब ये जातक के लिए प्रश्न आएगा तो ये तरीका है देखने का, और यदि उसके पिता के लिए प्रश्न आ जाएगा तो यहीं बैठे अंतर्दशानाथ संभव है कि अच्छे या बुरे रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि धैर्य रखिए, छोटा छोटा पाठ आता है, लगातार पढ़ते रहिएगा तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे। बाकी क्या जन्मकालीन दशा हमारे जीवन को प्रभावित करती है? बहुत जल्दी इस पर पाठ लेकर के आएंगे। क्योंकि हम ये नहीं कहते कि ये हमारे शोध का विषय है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि ऐसा अभी कहीं लिखा नहीं है। आप लोग तत्काल सर्च करना शुरू कीजिए कि जन्मकालीन दशा के विषय में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है। आगे जिस दिन वो आप पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।